जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो केवीएस पेडागोगी एमसीक्यू सीरीज का प्रैक्टिस सेट का ये अगला पार्ट, जो कि हम 61वां पार्ट आज हम कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। और ये जो पेडागोगी है आपके केवीएस के साथ साथ में सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट में भी समान रूप से आपके लिए यूजफुल होने वाली है। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो मैंने कुछ पुराने क्वेश्चंस जो केवीएस एग्जाम में पूछे गए हैं उनको भी मैंने शामिल किया हुआ है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन ये है कि लर्निंग विदाउट बर्डन, ये आपने काफ़ी सुना होगा कॉन्सेप्ट। शीर्षक वाली एक समिति की रिपोर्ट को किसके द्वारा लिखा गया था? अ कमेटी रिपोर्ट टाइटल लर्निंग विदाउट बर्डन वॉज ऑथर्ड बाई। तो इसका जो सही आंसर है वो है यशपाल। तो डॉक्टर यशपाल कमेटी द्वारा, प्रोफेसर यशपाल कमेटी के द्वारा 1992 में, जो कि एमएचआरडी के अधीन, इनके द्वारा ये कमेटी का गठित किया गई थी और इसके द्वारा ये अनुशंसा दी गई थी लर्निंग विदाउट बर्डन। इसका मतलब जो बच्चों के जो स्कूल बैग्स हैं उनका भार जो बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई में बाधा डाल रहा है, इसीलिए ये लाई गई थी लर्निंग विदाउट बर्डन शीर्षक वाली एक समिति की रिपोर्ट को डॉक्टर यशपाल द्वारा लिखा गया था। ये इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन परीक्षण नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस? तो इसके ऑप्शन है आपके कि कैटल का कल्चर फेयर टेस्ट, कॉर्नेल कॉक्स स्केल, भाटिया बैटरी टेस्ट, कोह का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट। ये जो प्रश्न है 2017 केवीएस एग्जाम में पूछा गया था, पीआरटी के एग्जाम में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कॉर्नेल कोक्स स्केल। तो मैं बता दूं कुछ टेस्ट होते हैं इंटेलिजेंस के लिए, जो कि कैटल स्किल कल्चर फेयर टेस्ट, भाटिया बैटरी, कोह ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट, ये जो है डिज़ाइन करे गए हैं परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस के लिए। लेकिन ये जो है आपका वर्बल इंटेलिजेंस नापने के लिए ये टेस्ट बनाया गया था कॉर्नेल कॉक्स के द्वारा, जो कि मौखिक दक्षता को नापता है, मौखिक बुद्धिमत्ता को ये नापने वाला एक टेस्ट है। और ये जो परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है, यही प्रश्न में पूछा गया था कौन सा परफॉर्मेंस टेस्ट नहीं है। अब इसको आपको याद ही करना पड़ेगा क्योंकि ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। आगे देखते हैं कि एक कक्षा में छात्रों को कुछ भी नहीं बताया जाता, लेकिन वर्णित प्रश्नों के उत्तर ध्यानपूर्वक देखने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो वे पुस्तकों और आसपास की सामग्री की सहायता ले सकते हैं। तो ये जो शिक्षण की विधि कौन सी कहलाती है? तो इन क्लासरूम स्टूडेंट आर नॉट टोल्ड एनी बट लेड टू सी द सॉल्यूशन थ्रू केयरफुली वर्डेड क्वेश्चंस, दे मे कंसल्ट बुक्स एंड मटेरियल प्रोवाइडेड अराउंड। तो इसमें ये कौन सी विधि है शिक्षण की? प्रयोगशाला, ह्यूरिस्टिक, समस्या समाधान या परियोजना। तो ये प्रोजेक्ट तो है नहीं ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, और ना ही कोई लैब है इसमें, लेबोरेटरी। तो ये जो है ये एक ह्यूरिस्टिक मेथड है, जिसको आपको हिंदी में खोज विधि भी कहते हैं। इसमें उत्तर ढूंढने पड़ते हैं, स्वयं ही शिक्षार्थी इसका आंसर उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनसीएफ 2005 ने कक्षा 2 तक कोई गृह कार्य नहीं, मतलब कक्षा 2 तक मतलब कक्षा फर्स्ट एंड सेकेंड में कोई होमवर्क नहीं दिया जाना चाहिए, और कक्षा 3 से सप्ताह में कितने घंटे गृह कार्य करने की सिफारिश की है? तो जो इन्होंने सिफारिश की है वो ये है कि 2 घंटे पर डे के। तो सप्ताह में क्या है, 2 घंटे पर डे। तो हिसाब से 10 से 12 घंटे जो क्लास 3 से 5 तक के बच्चे होंगे उनको आप 2 घंटे का गृह कार्य जो है आप दे सकते हैं। तो ये जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। और यदि बात करें इसी में मिडिल एज की, कि ये जो 6th से 8th तक के बच्चे जो रहेंगे, ये सप्ताह में कैसा, सप्ताह में 2 घंटे 10 से 12 घंटे जो है वर्क कर सकते हैं, ये होमवर्क दिया जा सकता है इनको। HW जो 3 है वो सप्ताह में क्या है 6 घंटे, दिन में 1 घंटे, वो 6 घंटे हो सकता है। थोड़ा सा माफ़ करिएगा, इसमें थोड़ा सा बताने मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गई है। तो आंसर तो इसका सही है, ये हफ्ते में 2 घंटे जो दिए जाने चाहिए। तो मैं बता दूं कक्षा 2 और 3 तक के लिए ये जो है, कक्षा 1 और 2 के लिए कोई गृह कार्य नहीं है, और 3 से कक्षा 5वीं तक के लिए आपके 2 घंटे दे सकते हैं सप्ताह में, कितने, 2 आवर्स। अब बात करें 6 से 8 तक की, 6 से 8 तक की यदि बात करें,
तो ये जो है एक एक घंटे पर डे के, तो वीक में कितने हो जाएंगे, 6 घंटे। वहीं तीसरी चौथी पाँचवीं के लिए 2 घंटे, फर्स्ट एंड सेकंड के लिए 0 आवर्स, इनको होमवर्क नहीं दिया जाएगा। और यदि बात करें अगली बड़ी क्लास की 10th और 12th क्लास के लिए, तो वहाँ पर आप 2 आवर्स पर डे के हिसाब से आपकी 10 से 12 घंटे आप वीक में दे सकते हैं होमवर्क। ये जो सिफारिश करता है NCF 2005, ये आपका करेक्ट है, इसे आप याद कर सकते हैं, में भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये जो है आपके 2017 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट आर नॉट एप्ट फॉर, जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण है उपयुक्त नहीं है। तो आपके ऑप्शन है कि विचारों को प्रदान और व्यवस्थित करना, लागत में कमी, निर्माण में आसानी, तत्वों का अनुमान लगाने से बचें। तो यही है कि प्रोवाइडिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ इनके लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, इसीलिए। नहीं तो सारे प्रश्न आप ऑब्जेक्टिव ही पूछ रहे होते हैं स्कूल एग्जाम में। आप देखते हैं वहाँ पर आपके शॉर्ट आंसर वाले रहते हैं, लॉन्ग आंसर वाले रहते हैं, इसी के साथ साथ आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी रहते हैं। तो केवल ऑब्जेक्टिव टेस्ट से हम सब पूरे आपके जो प्रोवाइडिंग ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज़ हम नहीं दे सकते हैं, विचारों का प्रदान, तो इसीलिए हमें हर तरह के क्वेश्चंस देने होते हैं। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पड़ोस के विद्यालय के विचार की वकालत किसके द्वारा की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये जो की गई थी आपकी भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 में, जो कि इंडियन एजुकेशन कमीशन, इसको कोठारी आयोग के भी नाम से जानते हैं। कभी प्रश्न आ जाता है कई बार कि कोठारी आयोग जो है ये कब आया था, 1964 में, सन पूछ लेते हैं कई बार, तो इसको आपको याद कर लेना है कि जो पड़ोस के विद्यालय की वकालत करी थी भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 में। और यहाँ पर जो पड़ोस का विद्यालय से मतलब है कि जो नेबरहुड स्कूल है उसको हर आस उस इलाके के, उस एरिया के हर एक बच्चे का, चाहे वो जिस जाति धर्म का हो, हर एक का इनरोलमेंट करना होगा और क्लास तक पहुँचाना होगा, विद्यालय तक, ये कहा गया था इसमें। और यदि बात करें कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, तो ये 48-49 में आया गया था। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, इसका भी ईयर आपको याद रख लेना है, 1952-53 में। और NEP 86 तो आई ही थी 1986 में। और इसकी यदि कई बार बात करते हैं कि किसकी अध्यक्षता में, तो आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में ये जो है आपकी 1986 जो है शिक्षा नीति लाई गई थी। और यदि बात करें आपकी 2020 NEP की, तो ये जो है कस्तूरीरंगन समिति की अध्यक्षता में ये जो है ये NEP लाई गई थी, कस्तूरीरंगन। और 1986 वाली राममूर्ति। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है कि जो सतत व्यापक मूल्यांकन के तहत कौन सा एक सामाजिक व्यक्तिगत गुणवत्ता का मूल्यांकन नहीं है? तो जो आपका कंटिन्यूअस सोशल, जो आपका कंटिन्यूअस कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन है, CCE, तो ये आपकी सोशल पर्सनल क्वालिटी कौन सी नहीं है? क्लीननेस है आपकी, पेंटिंग, कोऑपरेशन, डिसिप्लिन। तो बिल्कुल इसमें पेंटिंग आपकी पर्सनल क्वालिटी नहीं है, सोशल पर्सनल क्वालिटी। बाकी क्लीननेस, कोऑपरेशन, डिसिप्लिन, ये जो है आपकी ये क्वालिटीज़ हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पूर्ण ग्रेडिंग में छात्रों के प्रदर्शन के आकलन के लिए संदर्भ बिंदु क्या होता है? इन एब्सोल्यूट ग्रेडिंग द रेफरेंस पॉइंट फॉर द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस हैपन्स टू बी। तो इसके जो ऑप्शन है आपके कि पूर्व निर्धारित मानक, पहले से स्टैंडर्ड निर्धारित होते हैं। आगे जो है कि सामान्य संभावना वक्र के आधार पर निर्धारित मानक, स्टैंडर्ड डिटरमाइन ऑन बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। और मानक का निर्धारण ऊपर के नीचे मामलों के बराबर प्रतिशत को विभाजन करने के आधार पर किया जाता है, या विभिन्न ग्रेडिंग समूहों के लिए अव्यवस्थित रूप से चुने गए प्रतिशत के आधार पर मानक जो है बनाए जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है आपका कि संभावना वक्र के आधार पर निर्धारित मानक, स्टैंडर्ड डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इसका मतलब ये हुआ कि किसी के मान लीजिए 90 से 100 तक के मार्क्स है, इस बीच में कहीं भी मार्क्स आते हैं तो उसको A1 ग्रेड दिया जाता है। इसी तरह जैसे 81 से 90 है तो ये A2 दिया जाता है। तो प्री डिटरमाइंड नहीं है, फिक्स नहीं है, लेकिन ये पूरा एक रेंज जो है आपका वक्र जो है पूरा दर्शाता है आपकी ग्रेडिंग करने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है कि तैयारी सहित शिक्षण के लिए एक प्राथमिक विद्यालय में RT अधिनियम 2009 में प्रति सप्ताह काम करने की घंटे की न्यूनतम संख्या क्या है?
देखिए ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है जस्ट अभी आपके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में, तो संभावना है कि इस बार भी ये जो क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। तो इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये 45 घंटे जो है न्यूनतम होने चाहिए तैयारी सहित एक सप्ताह में, यदि आप क्लास में प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। कई बार रेशियो पूछ लिया जाता है, तो प्राइमरी में 30:1 हो जाता है, 60:2। ऐसा प्रश्न आ जाता है कई बार कि कक्षा में 65 जो है स्टूडेंट्स हैं, तो कितने टीचर होने चाहिए प्राथमिक, तो 3 प्राथमिक शिक्षक होने चाहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बहुस्तरीय शिक्षण की प्रमुख त्रुटि क्या है? तो जो मल्टी ग्रेडिंग टीचिंग है, ये आपको पता होगा, जब टीचर एब्सेंट रहते हैं, जब क्लास में पढ़ाया जाता है टीचर की एब्सेंस में, तो उसमें क्या है कि सीखने वालों पर अधिक जिम्मेदारी डालता है, बिल्कुल ये तो है। लेकिन पूछा क्या गया है, कौन सी त्रुटि है, ड्रॉबैक क्या है? अनुशासनहीनता पैदा कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अनुशासनहीनता, ये तो यदि आप इंगेज रखेंगे तो नहीं आप कर सकते हैं अनुशासनहीनता, बच्चों के द्वारा आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे यदि आप अच्छे से इंगेज कर पा रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से कम ध्यान देने की अनुमति, हाँ मेन जो है ड्रॉबैक वो यही है कि आप इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पाएंगे यदि आप मल्टी ग्रेड टीचिंग कर रहे हैं, कई सारी क्लासों को एक साथ पढ़ा रहे हैं, तो जो इंडिविजुअल अटेंशन होती है वो आप देने में कहीं ना कहीं आप असमर्थ होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी जी की बुनियादी शिक्षा किन शैक्षणिक सेटिंग से काफ़ी प्रभावित है? तो गांधी जी बेसिक एजुकेशन वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंटेड बाई विच एजुकेशनल सेटिंग्स, तो इनका जो था आइडियलिज्म, आदर्शवाद से काफ़ी प्रभावित थी इनकी बुनियादी शिक्षा योजना। तो इन्होंने क्या है कि स्थानीय शिल्प को रखना चाहिए, जो है शिल्प की चर्चा करी है कि स्थानीय जो शिल्प कला होती है आपकी आत्मनिर्भर बनाने पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है इन्होंने, और गाँवों की ओर काफ़ी फोकस किया है, ग्रामीण इलाकों की ओर। अब बात करें यदि आदर्शवाद, तो आदर्शवाद कहीं ना कहीं प्लेटो से आया है, प्लूटो जो है हमारे, तो प्लेटो ने आदर्शवाद में क्या है कि शिक्षा सार्वभौमिक होनी चाहिए। सार्वभौमिक का मतलब सब तक पहुंच होनी चाहिए, किसी के लिए वो नहीं होना चाहिए कि किसी को शिक्षा से वंचित रखा जाए। सार्वभौमिक होनी चाहिए, समान संरचना होनी चाहिए, और शिक्षा जो है शैक्षिक और नैतिक रूप से बच्चों की पूरी क्षमता विकसित करनी चाहिए। शिक्षा हमें ऐसी प्रदान करनी है, ये आदर्शवाद कह रहा है, आइडियलिज्म, कि शिक्षा ऐसी देनी चाहिए जो दोनों आपकी एजुकेशनल मोरल दोनों आवश्यकताएं बच्चे की पूरा करे। ये कहा गया है आदर्शवाद में, जो कि प्लेटो का आदर्शवाद था, और गांधी जी की बुनियादी शिक्षा योजना इसी से प्रेरित थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि MLM या मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग जो है विशेषता नहीं है, तो सीखने में महारत करना, व्यक्तिगत मतभेद सतत व्यापक, तो ये जो स्मॉल स्टेप्स है ये विशेषता नहीं है MLM की। और ये जो किस में बताया गया है, आपकी NEP 1986 में ये कॉन्सेप्ट लाया गया था MLM का। इसमें विशेषता यही थी कि व्यक्तिगत अंतर होता है बच्चों में, और सीखने महारत हासिल करें, CC भी इसी में लाया गया था, और प्रगति पर नज़र रखने के लिए समय समय पर सीखना, ये भी कहा गया था इसमें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो जो शीर्षक एक टॉपिक है दिवा स्वप्न, ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई है? इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि 17 में पूछा ही गया है इसको। तो जो दिवा सब बुक है वो गीजू भाई बधेका द्वारा ये जो है लिखी गई है, 1932 में लिखी गई थी, और ये गुजराती भाषा में आई थी ये बुक बेसिकली किसके बारे में थे, जो स्टीरियोटाइप्स हैं इनको दूर करने के लिए, जो आप कह सकते हैं रूढ़िवादी संस्कृति जो थी शिक्षा की, उनको दूर करने के लिए इस बुक में ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी थी, और नवीन जो दृष्टिकोण इन्होंने शामिल करे थे, क्या क्या नई चीज़ें, जैसे आपकी स्टोरी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, आपकी गेम्स जो है ना, बाल केंद्र शिक्षा भी इसी में लाया गया था, इस बुक में चर्चा की गई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें चर्चा की गई हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, थोड़ा स्टैंडर्ड भी क्वेश्चन देखे होंगे। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियोस के अपडेट मिलते रहें, और आप अपनी तैयारी को जारी रखें, कंटिन्यू करते रहें। मेरी बेस्ट विशेष हैं आपके साथ।
एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।